गीतांजलि हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पीवाईक्यू दिसंबर 2020 जून 2021 के प्रश्न का अगला भाग सॉल्व करेंगे। हमने 55 प्रश्न तक अपने प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आज हम 56 प्रश्न से शुरू करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। हम अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 56 है। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध हैं। 1 कन्यादान, 2 परीक्षा, सच्ची वीरता, 4 बसंत की हवा। अब हमें सही विकल्प का चयन करना है, तो नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही है। 1 और 3 कन्यादान और सच्ची वीरता अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध हैं। हम थोड़ा सा इनके निबंधों के बारे में और जान लेते हैं। तो इन्होंने टोटल 6 निबंध लिखे हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रचनाएं करते थे। इनके अन्य निबंध हैं पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। इनके सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। और परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 57 है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? 1 उनका जन्म पटियाला में हुआ था। 2 वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 3 वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। 4 उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमारे सामने विकल्प हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर सी 2 और 3। मतलब हमारा आंसर क्या है कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाली चोटी के कवियों में एक थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे भारत और ईरान के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। इनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ था। एटा जिले के पटियाला नहीं पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। ये छोटी छोटी गलतियां हमें काफ़ी भारी पड़ जाती हैं एग्ज़ाम में। तो उनका जन्म पटियाला में नहीं पटियाली में हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। इसीलिए हमारा ये आंसर गलत हो गया। यहाँ फारसी में नहीं हिंदवी होना चाहिए था। उनका सही कथन है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो हमारा आंसर नंबर बी तमस। तमस में स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया है। तमस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। आपके एनटीए के सिलेबस में तमस लगा हुआ है। इसके लेखक भीष्म साहनी हैं। और भीष्म साहनी के थोड़े से उपन्यास हम देख लेते हैं, क्योंकि हम साथ ही साथ अगर लेखकों के उपन्यास देखते हुए चलेंगे तो हमें बार बार पढ़ने की वजह से
उपन्यास याद होने लगते हैं, या कोई भी रचना हो हमें बार बार पढ़ने की वजह से याद होने लगती हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई लेखक पढ़ेंगे उसके सारी रचनाएं देखते हुए चलेंगे। तो हम इन भीष्म साहनी के थोड़े से उपन्यास देख लेते हैं। झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, बसंती, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि इनके उपन्यास हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 59। प्रश्न नंबर 59 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 1 मानस का हंस, 2 झूठा सच, 3 राग दरबारी, 4 जिंदगी नामा। अब इनमें से हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाने हैं। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा झूठा सच, जो यशपाल की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है, 58 और 60। चूंकि झूठा सच 2 भागों में आया हुआ था, पहला भाग 58 में है, दूसरा भाग 60 में है। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है झूठा सच। अब हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में 2 पहले है, झूठा सच पहले है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें 2 पहले मिल जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। मतलब सबसे पहले आएगा झूठा सच, फिर राग दरबारी, फिर मानस का हंस, जिंदगी नामा। तो हम इसके प्रकाशन वर्ष भी जान लेते हैं सबके। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष 1958 है। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष 1968 है। मानस का हंस जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। जिंदगी नामा जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 है। हम इनके रचनाकारों का भी नाम जान लेते हैं। मानस का हंस के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। झूठा सच के यशपाल हैं। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। जिंदगी नामा के रचनाकार कृष्णा शोभती जी हैं। ये सारे उपन्यास हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हमारा सही आंसर हीगल हो गए। अब हम हीगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। मतलब कि अगर हम किसी प्रगति के विचार पर बल देते हैं तो हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। कि हीगल का कहना यह है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 61। हमारा 61 नंबर वाला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? 1 टायर की राम कहानी, लेखक के बालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो सही चयन हो जाएगा 1 और 2। मतलब 1 टायर की राम कहानी और लेखक के बालक की कहानी, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2। ये दोनों ही अरे यायावर रहेगा याद में संकलित हैं। थोड़ा अरे यायावर रहेगा याद के बारे में भी जान लेते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। इसका प्रकाशन वर्ष 1953 है और इनके द्वारा रचित एक और यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है
एक बूंद सहसा उछली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि अरे यायावर रहेगा याद, वो उनकी अपने देश में की हुई यात्राओं के बारे में यात्रा वृत्तांत है। अपने देश में जो उन्होंने यात्राएं की है उसके बारे में उन्होंने उसमें लिखा है। लेकिन एक बूंद सहसा उछली उनके विदेशों में यात्राओं का यात्रा वृत्तांत है। जो उन्होंने विदेशों में घूमा है उसके बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो हमें एक बूंद सहसा उछली में उन्होंने संग्रहित किया है उसे। एक बूंद सहसा उछली 1960 में उन्होंने विदेशों में की गई यात्राओं का यात्रा वृत्तांत लिखा है अपना। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 62 है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो हम सभी समझ सकते हैं, जिन लोगों ने भी गोदान पढ़ा हुआ है वो बड़ी आसानी से समझ सकता है कि ऐसी बातें कौन कह सकता है। कौन प्रगतिवादी स्त्री का समर्थन करती है? तो ऐसी है हमारी धनिया, होरी की पत्नी। होरी की पत्नी कहती है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाता है। गोदान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान उपन्यास के और भी पात्रों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती, राय साहब इत्यादि हैं। प्रेमचंद के थोड़े से उपन्यासों के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि हम पीछे हमने कहा है कि अगर हम किसी भी लेखक को पढ़ते हैं और उसके साथ उसकी रचनाओं को भी पढ़ते हुए जाते हैं तो हमें रचनाएं धीरे धीरे याद हो जाती है। ये रचनाएं याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है कि हम जो भी लेखक पढ़ें उसके साथ उसकी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो प्रेमचंद के द्वारा रचित अन्य उपन्यास हम देख लेते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन इत्यादि उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनका एक अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसको इनके पुत्र अमृत राय ने बाद में पूरा किया। इसी के साथ हम अब अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। 1, इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। 2, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। नंबर 3, इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। नंबर 4, इसमें 27 सर्ग हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें सही विकल्प का चयन करना है तो हमारा विकल्प नंबर डी सही है, मतलब 2 और 3। तो 2 है प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंद में तुकांतता नहीं है। जी हाँ, इसके छंदों में तुकांतता हमें नहीं मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं प्रिय प्रवास के बारे में। प्रिय प्रवास के रचयिता पंडित अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी हैं। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। छंद और भाषा के संबंध में हरिऔध ने कहा है, हरिऔध का एक कथन है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है।
अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 64 है कि पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। एक कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर जाता है। 2, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। 3, कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। 4, प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम सही उत्तर का चयन करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1 और 2, डी 2 और 4। हमारा सही आंसर है डी। हमारा सही आंसर है 2 और 4। मतलब मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ और प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। ये दोनों पुरूरवा द्वारा कहे गए उर्वशी के लिए कथन है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। काव्य नाटक का मतलब गीति नाट्य है। काव्य नाटक का एक और नाम गीति नाट्य भी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 65 है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 5, 7, 13। तो हमारा आंसर है 7। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे का प्रकाशन वर्ष 1960 है। इस कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। निर्मल वर्मा की भी हम अन्य कहानियां देख लेते हैं कि उनकी अन्य कहानी संग्रह क्या है। तो उनके कहानी संग्रह में है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कवि और काला पानी। इनकी कहानियों की ट्रिक भी है मेरे पास कि हम कहानियों की एक ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आप लोगों को ट्रिक्स पर अलग वीडियो बनाऊंगी। मैं कंटेंट की क्लास जल्दी ही लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ट्रिक्स भी शेयर करेंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरा मनोबल भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए, आपको किस किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। अगर आप हमें बताएंगे तो ही हम आपकी मदद कर पाएंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 66 है। सूची 1, सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ए लाहौर, बी शिवपालगंज, सी कान्यकुब्ज, डी अमृतसर। सूची 1 में है। हमारे सूची 2 में है राग दरबारी, झूठा सच, उसने कहा था, बाणभट्ट की आत्मकथा। लाहौर का जिक्र हमारे किस उपन्यास में हुआ है? तो हम बता दें लाहौर का जिक्र हमारे झूठा सच उपन्यास में हुआ। तो ए का 2 हम देख लेते किस ऑप्शन में मिलता है। तो हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया है ए का 2, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम देख लेते लाहौर झूठा सच से है, शिवपालगंज राग दरबारी का है, कान्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा का है, अमृतसर उसने कहा था। अब इसके साथ हम आगे आते हैं। हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं? ए मल्लुकदास, बी बाबालाल, सी ईश्वरदास, डी सुंदरदास। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मल्लुकदास, बाबालाल दास तथा सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा के राम भक्त शाखा के कवियों की अन्य सूची भी मैं आप लोगों को थोड़े कवियों के बारे में बता देती हूँ कि
सगुण भक्तिधारा में राम भक्तिधारा के और अन्य कवि कौन कौन हैं? तो सबसे श्रेष्ठ तुलसीदास जी हैं, विष्णुदास हैं, ईश्वरदास हैं, नाभादास हैं, अग्रदास हैं, प्राणचंद चौहान, हृदयराम इत्यादि। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक काव्यादर्श, दो औचित्य विचार चर्चा, तीन काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, चार अभिनव भारती। अब हमें इसे सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी रचना पहले आती है। तो सबसे पहले हमारी काव्यादर्श आती है, जिसके रचनाकार दंडी हैं, जो कि 6ठी-7वीं शताब्दी में आती है। तो हम काव्यादर्श हमारा पहले आ जाता है। हम देखते हैं कि काव्यादर्श हमें किस विकल्प में मिलता है। तो हमें 2 विकल्प में सबसे पहले काव्यादर्श मिल गया है, मतलब हमारा सी और डी पहले कैंसिल हो गया। अब हमें ए और बी में से चयन करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हमारी कौन सी रचना आती है। तो हमारी रचना आ रही है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, जो कि वामन द्वारा 8वीं सदी में लिखी गई है। तो हमारा दूसरे नंबर पे आ गया 3। तो हमें मिल जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें सही मिल गया। तो मतलब सबसे पहले आता है काव्यादर्श, फिर उसके बाद काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, फिर अभिनव भारती, फिर औचित्य विचार चर्चा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन किसकी रचना है, कब आई थी। तो काव्यादर्श दंडी जी की रचना है, जो 6ठी-7वीं शताब्दी में आई थी। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति वामन की रचना है, जो 8वीं सदी में आई थी। अभिनव भारती अभिनव गुप्त जी की रचना है, जो 10वीं सदी में आई थी। और औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है, 11वीं सदी में आई थी। क्षेमेंद्र को औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तक मानते हैं। अब इसी के साथ हम आगे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? 1 दस रूपक, 2 काव्यादर्श, 3 साहित्य दर्पण, 4 काव्य अलंकार। अब इसमें से हमें विकल्प में से चयन करना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो हमारा आंसर नंबर ए सही है। 1 और 3, मतलब हमें 10 रूपक और साहित्य दर्पण, ये दोनों विशेष रूप से रस से संबंधित ग्रंथ हैं। अब इन ग्रंथों के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि 10 रूपक किसकी है, साहित्य दर्पण किसकी है। तो 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय हैं और साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं। काव्यादर्श और काव्य अलंकार ग्रंथ है, ये दोनों ही काव्यादर्श और काव्य अलंकार ग्रंथ हैं। जैसा कि ये नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है। काव्य अलंकार के रचयिता भामा है और काव्यादर्श के रचयिता दंडी है। ये हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी देखा है। आचार्य भरत मुनि के बाद प्रथम आचार्य भामा ही हैं। इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक कहा जाता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। इन्होंने काव्य की परिभाषा दी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 70 है, शब्दार्थयोर यथावत्सह भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए कुंतक, बी राजशेखर, सी भोजराज, डी विश्वनाथ। तो हमारा आंसर नंबर बी सही है। राजशेखर इस परिभाषा के लेखक राजशेखर हैं।
ये राजशेखर द्वारा दी गई परिभाषा है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 71 है, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? एक, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। दो, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। तीन, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। चार, कवि परिवर्तन का स्वागत नहीं करना चाहता है। हम ऑप्शन में से ढूंढते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 2 और 4। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 1 और 3, हम 1 और 3 देख लेते हैं कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। ये सत्य है। तीसरा, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। 3, ये भी हमारा सही है। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बच्चन सिंह का परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन ये है, ये तो हमने देख लिया है। अब परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां भी देख लेते हैं। वीणा 1927 में आई है, ग्रंथि 1920 की है, पल्लव 1928 की है, ग्राम्य 1940 की है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। हम 72वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारा सूची 1 है, दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली। तो दलित जीवन से संबंधित धरती धन्य अपना है। तो 1 अचार हमें किस ऑप्शन मिलता है? हमें ऑप्शन नंबर बी में ही 1 अचार मिल गया है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम इसे सही सुमेलित कर लेते हैं। दलित जीवन, धरती धन्य अपना, राजनीतिक बोध, तमस, जीवनी परक उपन्यास, मानस का हंस, आत्मकथात्मक शैली, शेखर एक जीवनी। तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि कौन किसने लिखा है। तो धरती धन्य अपना के रचनाकार जगदीश चंद्र हैं। राजनीति और तमस के उपन्यासकार भीष्म साहनी है। मानस का हंस के रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। शेखर एक जीवनी के रचनाकार अज्ञे हैं। भीष्म साहनी के तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास नत्थू, मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। और अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान, जिसको उत्थान भी कहते हैं, उत्थान शीर्षक से लिखा है, का प्रकाशन वर्ष 1940 है। और इसका द्वितीय भाग संघर्ष से अज्ञे ने इस द्वितीय भाग को संघर्ष से संबोधित किया है। उसका प्रकाशन वर्ष 1944 है।
इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 73 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हमारा सूची 1 में है अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, सूर्य प्रसाद वीर्य, सहोदरा शिव। सूची 2 में है फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम। हम आंसर देख लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले हम अभिमन्यु अनंत को 1 का 2 मॉरिशस सब जानते हो, तो 1 का 2 हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें मिलता है। तो हमें 2 ऑप्शन में मिल गया है 1 का 2। अब इसके बाद हम अगला मिलाते हैं। तो जोगिंदर सिंह कंवल ये फिजी से हैं, तो अब देख लेते हैं हम कि बी का 1 किस में है, किस ऑप्शन में है। तो हमें बी का 1 ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया है। हमारा आंसर नंबर सी सही है। अब हम इसमें मिला लेते हैं कि अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के रहने वाले हैं, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के रहने वाले हैं, सूर्य प्रसाद वीर्य सूरीनाम के रहने वाले हैं, सहोदरा शिव ट्रिनिडाड के रहने वाले हैं। अभिमन्यु अनंत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इनकी रचनाएं कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें तथा गुलमोहर खौल उठा इनके प्रमुख कविता संकलन है। जोगिंदर सिंह फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इनका साहित्यिक जीवन 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से प्रारंभ किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 74 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। 1 अस्मिता के लिए, आलोक पर्व, बकलम खुद, मन पवन की नौका। तो हमारा इसमें अब हम देख लेते हैं कि विकल्पों का चयन करना है हमको। तो हमारा सबसे पहले निबंध आता है बकलम खुद, जो कि नामवर सिंह द्वारा 1951 में लिखा गया था। तो बकलम खुद नंबर 3 किस में आता है? हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमें बकलम खुद पहले नंबर पे मिल जाता है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम सही अनुक्रम लगा लेते हैं कि 3 बकलम खुद 1951 में आता है, आलोक पर्व 1972 में आता है, अस्मिता के लिए 1981 में आता है, मन पवन की नौका 1982 में आता है। हम जान लेते हैं कौन से किसके निबंध संग्रह हैं। अस्मिता के लिए विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। बकलम खुद नामवर सिंह जी का निबंध संग्रह है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय जी के निबंध संग्रह हैं। हम इनके और भी निबंधों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, मध्यकालीन धर्म साधना इत्यादि इनके प्रमुख निबंध हैं। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंधों के बारे में जान लेते हैं। चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। प्रलय की छाया इत्यादि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, मन पवन की नौका, आगम की नाव इत्यादि कुबेरनाथ राय के
प्रमुख निबंध संग्रह हैं। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह हैं इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और कविता की और जमीन की कविता इत्यादि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 75 है। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थीं। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। 3 दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। 4 इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम अब विकल्प देख लेते हैं। हमारा विकल्प है ए 1 और 4, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 और 4, हमारा 2 और 4 ऑप्शन नंबर सही है। देख लेते हैं कि ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थीं। ये गलत है। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। ये सही है। दूसरी कोट की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। ये गलत है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। मतलब 2 और 4 हमारा सही है। इस कहानी के बारे में हम जान लेते हैं। उसने कहा था कहानी किसकी लिखी है, कब लिखी गई है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो इस कहानी के रचयिता हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। अब इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 76 है। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। 1 फौलाद का आकाश, 2 नए बादल, 3 एक और जिंदगी, 4 जानवर और जानवर। तो हम नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर है बी 2 4 3 1। 2 4 3 1। तो हम देख लेते हैं। हमारा 2 नए बादल पहले आता है, फिर जानवर और जानवर, 2 4 3 एक और जिंदगी, फिर एक आता है फौलाद का आकाश। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। हम इसके प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। नए बादल का प्रकाशन वर्ष 1957 है। जानवर और जानवर 1958 में आता है। 1958 में और भी बहुत सारे प्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं हैं, जिसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि 1958 में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं आई हुई हैं। एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। मोहन राकेश के नाटकों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने कुल 3 नाटक लिखे हुए हैं, बाकी एकांकियाँ भी काफ़ी सारी लिखी हुई हैं। तो हम इनके नाटकों के बारे में जान लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे। आधे अधूरे इनका बहुत फेमस नाटक, बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ है। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। इसको पढ़ के कोई भी कह सकता है कि ये सारे ही यात्रा वृत्तांत है, लेकिन यही एग्जाम हमारे साथ खेल कर देता है। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा सही आंसर हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है 1 और 4। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। मेरी जीवन यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये दोनों राहुल सांकृत्यायन जी की यात्रा साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं। और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है, और विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। विस्मृत यात्री। इनके और भी यात्रा साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास यात्री के पन्ने इत्यादि। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं? 1 दूधनाथ सिंह, 2 निर्मल वर्मा, 3 राजकमल चौधरी, 4 राजेंद्र यादव। हम देख लेते हैं हमारा सही ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 4, बी 2 और 4, सी 1 और 3, डी 3 और 4। हमारा सही विकल्प है बी। हमारा सही विकल्प है बी, 2 और 4, मतलब निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव हमारे नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, और दूधनाथ सिंह अकहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले हम प्रमुख कहानी आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो नई कहानी आंदोलन 1956 में आया था, जिसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर हैं। कहानी आंदोलन 1960 ईस्वी में आया था, जिसके प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी में आया था, जिसके प्रवर्तक महीप सिंह हैं। सहज कहानी 1968 ईस्वी में आया था, जिसके प्रवर्तक अमृत राय हैं। समांतर कहानी 1972 ईस्वी में आया था, जिसके प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी में आया था, जिसके प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। अब इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपर्युक्त कथन कौन से हैं? 1 राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। 2 राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। 3 इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। 4 इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में हैं। अब हम सही विकल्प देख लेते हैं। तो हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 1 और 3, डी 2 और 4। तो हमारे इसमें सही विकल्प है 1 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि राम के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरा, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। ये दोनों हमारे सही आंसर हैं। हम थोड़ी सी
जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। राम की शक्ति पूजा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये महाकवि निराला की काव्य रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। इस पर सर्वाधिक प्रभाव बंगला के कृत्तिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। सीता की मुक्ति का मतलब नारी की मुक्ति है। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। मतलब उस समय का जो सामाजिक वातावरण रहा है उसके अनुकूल हुआ है राम का चरित्र चित्रण। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 80 है। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाग छड़ा मुँह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? ए विरह की अतिशयता, बी प्रेम की सामान्य स्थिति, सी प्रिय की निष्ठुरता, डी उपालंब। तो इसमें हमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कबीरदास जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। जैसा कि हमको पढ़ के ही समझ में आ रहा है। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाग छड़ा मुँह पे सहा न जाए। अब हम इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राजभाषा आयोग, बी राष्ट्रपति का आदेश, सी राजभाषा अधिनियम, डी राजभाषा नियम। सूची 2 में 1976, 2 1955, 3 1960, डी 1963। तो हम नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ए में 2 3 4 1, बी में 1 2 3 4, सी में 3 4 1 2, डी में 4 1 2 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा ए। राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ है और राष्ट्रपति का आदेश 1960 में आया है। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया है और राजभाषा नियम 1976 में आया है। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 ईस्वी को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तपै लागी अब जेठ आषाढ़ी, मोय पीऊ विछाजन भई गाढ़ी, तन तिनौर भा झूरों खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में विचार किसका है? कि यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह बाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। ऑप्शन ए चंद्रबली पांडे, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी श्याम मनोहर पांडे। तो हमारा आंसर नंबर बी रामचंद्र शुक्ल सही है। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। नागमती की विरह दशा के बारे में उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। इसी के साथ अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। शिवपालगंज का
शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए राग दरबारी, बी आधा गांव, सी जुलूस, डी बलचनमा। तो हमारा आंसर नंबर ए राग दरबारी, हमारा ऑप्शन नंबर ए राग दरबारी सही है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चरित्र चित्रण किया गया है। ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। इसके प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री, रंगनाथ आदि। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। हम एक इसमें जो और भी उपन्यास आए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसमें जुलूस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसमें पूर्वी बंगाल के गोडियार गांव से विस्थापित एक युवती जिसका नाम पवित्रा है उसको केंद्र में रखा गया है। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है। और बलचनमा उपन्यास 1952 में वैद्यनाथ मिश्र, जिनको हम नागार्जुन के नाम से जानते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नागार्जुन नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा रचित है। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। 2 प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण्य की प्रवृत्ति है। 3 निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। 4 निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। नीचे हम विकल्प देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो विकल्प ए है 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 4, विकल्प डी 1 और 3। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है। निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है और निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। मतलब हमारा विकल्प नंबर सी 1 और 4 सही है। अब इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? 1 दीपक, 2 रोमांच, 3 उल्लेख्य, 4 वैदर्भी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विकल्प नंबर ए है 1 और 2, विकल्प नंबर बी है 2 और 4, विकल्प नंबर सी है 1 और 3, विकल्प नंबर डी है 3 और 4। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है। दीपक एवं उल्लेख अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे संग ते जति कुमंत्र ते राजा, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासहि बेग नीति अस सुनी। उल्लेख अलंकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखे भूप महारंधीरा, मनोवीर रस धरे शरीरा। और
इसके अलावा जो 2 ऑप्शन है जिसमें रोमांच है, तो रोमांच सात्विक अनुभावों में से एक है। सात्विक अनुभाव हमें पता है कि सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है। तो वैदर्भी आता है रीति में। रीति के 3 भेद किए जाते हैं। आचार्य वामन ने रीत के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, तो उसी में से वैदर्भी पहला है। इसके अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा विकल्प ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है, इसलिए हमारा अभिकथन गलत हो जाता है, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। हमारा कारण सही हो जाता है, क्योंकि उपन्यास मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है, साथ ही उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा विकल्प ए है 1 2 3 4। विकल्प बी है 2 3 4 1। विकल्प सी है 3 4 1 2। विकल्प डी है 4 1 2 3। तो हमारा विकल्प ए 1 2 3 4 सही हो जाता है। मतलब हमारा क्रम यही रहेगा। सबसे पहले सौरसेनी आता है, फिर नागर अपभ्रंश आता है, फिर पश्चिमी हिंदी आती है, उसके बाद वर्तमान हिंदी आती है। हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आती है प्राचीन संस्कृति, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत आती है, फिर पहली प्राकृत आती है। पहली प्राकृत को हम पाली के नाम से जानते हैं। फिर दूसरी प्राकृत आती है जिसको हम प्राकृत के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद सौरसेनी आती है, अर्धमागधी आती है, फिर मागधी आती है, फिर नागर अपभ्रंश आती है, उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश आती है, फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी, उसके बाद पूर्वी हिंदी, सबसे आखिरी में वर्तमान हिंदी आती है जो अभी आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 88 है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। ए, कामवृत्ति, बी, पाठ संरचना, सी, अहम, डी, मनोविश्लेषण पद्धति। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। पाठ संरचना मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई, इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 89 है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है।
1 फारबिसगंज, 2 औराई हिंगना, 3 चिथरिया पीर, 4 सिरपुर बाजार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा विकल्प नंबर ए है 2 और 3, विकल्प नंबर बी है 1 और 2, विकल्प नंबर सी है 1 और 4, विकल्प नंबर डी है 3 और 4। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है, 1 और 4, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित हैं। तीसरी कसम कहानी का एक और नाम है कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। गौड़ पात्र पलटदास, लाल मोहर का नौकर लहसनवा, धुन्नीराम आदि है। लहसनवा बाद में नौटंकी कंपनी में ही काम करने लगता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 90 है। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी के साथ अब हम आज अपनी क्लास को विराम देते हैं। बने रहें हमारे साथ गीतांजलि हिंदी पर। आपको जिस भी विषय पर क्लास चाहिए, जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में भी बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छी क्लासेस लेकर के आएँ। परीक्षा को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं और परीक्षा को परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पास करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ गीतांजलि हिंदी पर।